नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 6 फरवरी 2026 है। पिछले 2 हफ्तों में ईरान की गलियों से लेकर दुनिया के शक्ति केंद्रों तक हलचल बहुत तेज हो गई है। आज हम इसी पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। और सवाल कई हैं। क्या ईरान में जो हो रहा है वो एक नई क्रांति की शुरुआत है, या फिर ये एक और कोशिश बन के रह जाएगी जिसे सत्ता को चल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया इस आग को फैलने से रोक पाएगी या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लेगी? इन्हीं सवालों को समझने के लिए हम आज जमीनी हकीकत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जो बड़े खिलाड़ी हैं उनकी सोच का विश्लेषण करेंगे। यह चर्चा आप तक स्टाइलो न्यूज की मदद से पहुंच रही है, जो एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है, और ये कार्यक्रम आपके लिए प्रोवेव एआई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हाँ, और स्टाइलो न्यूज के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। ये एक तरह से उस शक्तिशाली स्टाइलो इंटरलॉप सॉफ्टवेयर का ही एक रूप है जिसे सरकारें और सेना जैसे बड़े संस्थान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल का अनुभव मिल रहा है जो दुनिया के बड़े निर्णय निर्माताओं को जानकारी देने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान के अंदरूनी हालात से। 2025 के आखिर में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, वो अब एक नया मोड़ ले चुके हैं। हाँ, शुरुआत तो हुई थी आर्थिक मुद्दों से, जैसे ईरानी रियाल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट और बढ़ती महंगाई। लेकिन अब ये सिर्फ पैसों की तंगी का मामला नहीं रहा। नहीं, अब बिल्कुल नहीं। अब ये मांगे सीधे सीधे शासन बदलने की हो गई हैं। लोग अब सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे हैं, वो आज़ादी मांग रहे हैं। और सरकार की प्रतिक्रिया कैसी रही है इस पर? सरकार ने इसका जवाब बहुत बेरहमी से दिया है, खासकर उनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। और बसीज फोर्स ने? हाँ, हजारों लोगों के मारे जाने और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं। यज़्द, खुजिस्तान और लोरिस्तान जैसे प्रांतों से 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। और जो बात और भी गंभीर है वो ये कि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक शासन ने प्रदर्शनों को दबाने के लिए इराकी मिलिशिया और अफगान लड़ाकों जैसे विदेशी बलों का भी इस्तेमाल किया है। 1 मिनट, विदेशी बलों का इस्तेमाल अपनी ही जनता के खिलाफ? हाँ, और ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। शायद इसलिए क्योंकि विदेशी लड़ाके स्थानीय लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते, या शायद उन्हें अपने ही कुछ सैनिकों पर पूरा भरोसा नहीं है। हाँ, ये भी एक संभावना है। और इसके साथ साथ सूचना को रोकने के लिए इंटरनेट ब्लैकआउट्स और डिजिटल शटडाउन का तो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो ही रहा है। इस संकट ने सिर्फ सरकार और जनता के बीच ही नहीं, बल्कि ईरानियों के बीच भी कुछ दरारें पैदा की हैं। बिल्कुल, खासकर देश से बाहर बसे ईरानी समुदाय में। वहां पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थक और दूसरे गुटों के बीच वो एकता नहीं बन पा रही है। और ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, मतलब एक मजबूत एकजुट नेतृत्व की कमी। दिलचस्प बात यह है कि दरारें सिर्फ विपक्ष में नहीं है। खबरें आ रही हैं कि कुछ ईरानी राजनयिक विदेशों में शरण मांग रहे हैं। हाँ, ये संकेत है कि शासन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। और इन सब के बीच ईरानी सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है? सुप्रीम लीडर खामेनेई क्या कह रहे हैं? उनका नजरिया तो बिल्कुल साफ है। उनके लिए ये सब एक विदेशी साजिश है। उन्होंने खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल पर इन विरोध प्रदर्शनों को हवा देने का आरोप लगाया है। और प्रदर्शनकारियों को विदेशी एजेंट से जुड़े दंगाई कहा है। हाँ, और सरकार का यही कहना है कि वो इस साजिश को पूरी ताकत से कुचल देगी। तो चलिए फिर इन बाहरी ताकतों की ही बात करते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। और कई देश अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे, बल्कि सीधे सीधे एक्शन ले रहे हैं, खासकर अमेरिका। हाँ, अमेरिका की तरफ से हलचल बहुत तेज है। उनकी सेना हाई अलर्ट पर है। USS अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत को मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। और उनकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने भी ईरान को चेतावनी दी है। बिल्कुल। होर्मुज जलडमरू मध्य में होने वाले नौसैनिक अभ्यास को लेकर खबरें तो यहाँ तक हैं कि ईरानी सैन्य ठिकानों पर संभावित हमलों के लिए योजनाएं भी बन रही हैं, इजरायली खुफिया एजेंसी की मदद से। हाँ, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो शायद यूरोपीय संघ के रुख में है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। बिल्कुल। यूरोप तो परंपरागत रूप से ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता था, लेकिन अब नहीं। कई हफ्तों की बहस के बाद 29 जनवरी को यूरोपीय संघ ने IRGC को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने पर सहमति जता दी। ये फैसला काफी अहम है, क्योंकि पहले इटली, फ्रांस और स्पेन जैसे देश इसके खिलाफ थे। सही कहा। इटली के विदेश मंत्री अंटोनियो ताजानी ने इसे IRGC के जघन्य कृत्यों की प्रतिक्रिया बताया है। लेकिन क्या इस कदम का जमीन पर कोई ठोस असर होगा? असर होगा, सांकेतिक तो है ही, लेकिन इसका आर्थिक असर भी है।
अब यूरोप में IRGC से जुड़े किसी भी व्यक्ति या कंपनी की संपत्ति फ्रीज हो सकती है। मतलब उनके लिए यूरोप में व्यापार करना या यात्रा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 2 फरवरी को यूक्रेन ने भी IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हाँ, उन्होंने 2020 में यूक्रेनी यात्री विमान को मार गिराने और रूस को शाहेद ड्रोन देने का हवाला दिया। एकदम सही। जाहिर है ईरान ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी होगी। बिल्कुल। एक तरह से जैसे को तैसा वाला जवाब आया। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ऐलान किया कि अब ईरान भी यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी समूह मानेगा। और उन्होंने इटली के राजदूत को भी तलब किया। हाँ, और यूरोपीय संघ को विनाशकारी परिणामों की चेतावनी दी। आर्थिक मोर्चों पर ईरान इन प्रतिबंधों से कैसे निपट रहा है? वो एक तरह से एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी? हाँ, ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। 2025 में ईरान में $7.8 बिलियन का रिकॉर्ड क्रिप्टो वॉल्यूम देखा गया। तो एक ही तकनीक का इस्तेमाल एक आम ईरानी भी कर रहा है और IRGC भी। बिल्कुल। इस पूरे मामले में चीन की क्या भूमिका है? वो तो ईरान का एक बड़ा सहयोगी माना जाता है। चीन की भूमिका शायद सबसे अहम है। वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को काफी हद तक बेअसर कर देता है। कैसे? चीन ईरान के लगभग 90% तेल का खरीदार है। यह ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। तो अगर चीन हाथ खींच ले तो ये शासन टिक नहीं पाएगा? बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये एक रणनीतिक साझेदारी है। चीन को सस्ता तेल मिलता है और मध्य पूर्व में एक सहयोगी, वो आसानी से पीछे नहीं हटेगा। तो ये एक वैश्विक शतरंज की बिसात बन चुकी है। हाँ, एक तरफ इजराइल है जो यूरोप पर दबाव बना रहा था, तो दूसरी तरफ अर्जेंटीना है जिसने ईरान की कुद्स फोर्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है। और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं जो ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? मतलब क्या हम एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें प्रमुख निर्णय निर्माताओं की सोच को समझना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और IRGC से शुरू करते हैं। उनके लिए ये सत्ता के अस्तित्व की लड़ाई है। वो इसे एक विदेशी हमला मानते हैं और किसी भी बाहरी खतरे का पूरी ताकत से जवाब देने को तैयार हैं। उनका मानना है कि अगर वे झुके तो उनका शासन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन क्या चाहता है? अमेरिका का लक्ष्य है अधिकतम दबाव बनाए रखना, जिसमें सैन्य कार्रवाई का खतरा दिखाना भी शामिल है। उनका मानना है कि सिर्फ इसी दबाव से ईरान बातचीत की मेज पर आएगा, खासकर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर। हाँ, वो ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं। और यूरोपीय संघ जो अब एक सख्त रुख अपना चुका है, क्षमता को सीमित करना चाहते हैं। तो आगे हमें किन घटनाओं पर खास नजर रखनी चाहिए? सबसे पहला और सबसे खतरनाक बिंदु है हॉर्मूज जलडमरू मध्य, दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक। हाँ, यहाँ पर IRGC का नौसैनिक अभ्यास और अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी दोनों एक ही समय पर है। एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। हाल ही में बंदर अब्बास के पास हुए एक रहस्यमयी विस्फोट की खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। बिल्कुल, जिसमें एक वरिष्ठ IRGC कमांडर की मौत हो गई। क्या इस तनाव के बीच कूटनीति की कोई उम्मीद है? उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दिखती है। अच्छा। खबरों के मुताबिक इस्तांबुल में ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। तो शायद दोनों पक्ष सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। लगता तो यही है, लेकिन ये बातचीत कितनी सफल होगी ये कहना मुश्किल है। और आखिर में ईरान के अंदर की स्थिति। हाँ, ये सबसे अहम और सबसे अप्रत्याशित कारक है। क्या लोग दमन के बावजूद सड़कों पर आते रहेंगे? और क्या शासन के भीतर की दरारें और गहरी होंगी? बिल्कुल। ईरान का भविष्य काफी हद तक इन सवालों के जवाब पर ही निर्भर करेगा। संक्षेप में कहें तो ईरान एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अंदरूनी बगावत है तो दूसरी तरफ अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय दबाव। और इन दोनों के बीच एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। स्थिति बेहद नाजुक है और अगले कुछ हफ्ते न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये विश्लेषण स्टाइलो न्यूज द्वारा संभव हुआ है। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है और सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स मतलब पहले ट्विटर से अपने जरूरत के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट जैसी जानकारी पा सकता है। AI संचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज की सदस्यता ले। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भविष्य की विश्लेषण के लिए कोई विषय है तो हमें जरूर बताएं। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें। अगले प्रसारण तक नमस्कार।